हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 498A के मुकदमे में कितना टाइम लगता है, यानी कि एफआईआर से लेकर जजमेंट तक कितना समय लगेगा, वो पूरा का पूरा एक एक प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आना या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों मैं लखनऊ में हूँ, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं मेरे चैम्बर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट बिना शेड्यूल किए मत आइएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 498A का प्रोसीजर समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि 498A आखिरकार है क्या। 498A आईपीसी में एक्सप्लेन किया गया है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी कोई हस्बैंड या उसके फैमिली वाले अपनी वाइफ के अगेंस्ट क्रूएलिटी करेंगे, वो क्रूएलिटी चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, उसके लिए वाइफ कंप्लेन कर सकती है और उनको सजा दिला सकती है, जिसमें सजा होगी 3 साल की। वाइफ जनरली जब 498A का केस करती हैं तो सिर्फ वो 498A ही नहीं, उसके साथ एडिशनल बहुत सारे केसेस भी लगा देती हैं, जैसे 323, 504, 506, 406 भी लगा देती हैं। कभी कभी 377 भी लग जाता है, कभी कभी 354 भी लग जाता है। ये सारे के सारे सेट ऑफ एलिगेशंस लगे हुए होते हैं वाइफ के द्वारा आपके और आपकी फैमिली के अगेंस्ट। अब आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आपको पता चल गया। एफआईआर के से लेके जजमेंट तक कितना समय लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी वाइफ आपके ऊपर 2 तरीके से एफआईआर करा सकती हैं। पहला, या तो वो पुलिस को अप्रोच करेंगे। अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो डायरेक्ट 156(3) में वो कोर्ट के माध्यम से, 156(3) सीआरपीसी में कोर्ट के माध्यम से जाके एफआईआर लिखा सकती है। फिर उस कंडीशन में पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अब कितना टाइम लगेगा? अब अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट दर्ज हो गई तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस गवाहों के स्टेटमेंट लेती है, सबूत कलेक्ट करती है, नक्शा नजरीन बनाती है, उस स्थान पर जाती है जहां पर इंसिडेंट हुआ है और जहां पर एक्यूज्ड रहते हैं या जहां विक्टिम रहते हैं, वहां उन स्थानों पर जाती है, उनके स्टेटमेंट लेती है। जो इसमें बेसिकली 498A में इनको चार्जशीट जो पेश करनी होती है 60 दिनों के भीतर करनी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 साल का ऑफेंस है, सजा कम है, तो चार्जशीट भी जल्दी इसमें दाखिल करनी होगी। तो कई बार लेकिन पुलिस वाले 60 दिनों के अंदर चालान नहीं पेश करते, कई बार जल्दी भी पेश कर देते। लेकिन जब उनको डिले हो रही तो उसमें उनको मजिस्ट्रेट से बात करनी होती है और मजिस्ट्रेट साहब जो है उसमें उनको परमिशन ग्रांट कर देते हैं कि ठीक है, आप इतने सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो चार्जशीट दाखिल करिए। लेकिन वो डिले का रीज़न भी उनसे इस दौरान पूछते हैं। अब चार्जशीट पेश हो गई कोर्ट में तो यहां से पुलिस का रोल खत्म हो जाएगा। अब पुलिस को कुछ करना धरना नहीं, सारा काम अब कोर्ट के हाथ में आ गया। चार्जशीट पेश होने के बाद अगर कोर्ट चाहे तो चार्जेस आपके ऊपर एज इट इज लगा सकती है जो चार्जशीट में लगे हुए हैं, लेकिन कोर्ट अमूमन ऐसा करती नहीं है। कोर्ट अपने हिसाब से चार्जेस लगाती है। उनको जो लगता है कि जिस पर जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, जो चार्जेस लगने चाहिए वो चार्जेस हम लगाएंगे, रेस्ट वो हटा देंगे। तो पुलिस की जो चार्जशीट आई होती है, चार्जेस जब कोर्ट आपके ऊपर गढ़ने वाली होती है, फ्रेम करने वाली होती है, तो पुलिस की जगह पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछेंगे, आपसे पुलिस की जगह मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर सारी की सारी बात करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछेंगे क्या आप चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। तो चार्जेस पर जब आप आर्ग्यूमेंट करना चाहेंगे तो फर्दर वो आपके वकील साहब उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे। अगर नहीं करना चाहेंगे तो चार्जेस वो एज इट इज फ्रेम कर देंगे। अब बहस अगर आप करते हैं तो जो है चार्जेस अपने हिसाब से वो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप बहस करते हैं तो चार्जेस अपने हिसाब से नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप बहस नहीं कर रहे हैं तो वो चार्जेस अपने हिसाब से लगा देंगे। तो पहला, चार्जशीट पेश करने में पुलिस को 2 महीना लग गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने में। दूसरा स्टेज आप क्या, जब आपका चार्जशीट कोर्ट में पहुंच गया तब इसमें कितना टाइम लग गया, तकरीबन 5 महीने आपके मोटे मोटे निकल जाएंगे इस दौरान। जैसे 2 महीने उधर निकल गए, 3 महीने लगभग चार्जशीट और ये में कोर्ट में आर्ग्यूमेंट में और इन सब स्टेजेस में निकल गए। तो आपके टोटल इसमें मान के चलिए कितना टाइम निकल गया, इसमें आपका 5 महीना निकल गया। अब चार्जशीट पेश हो गई, कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद आपकी स्टेज आती है, एविडेंस की स्टेज आती है। ये कोर्ट में सबसे लंबी चलने वाली स्टेज होती है, एविडेंस की स्टेज होती है। इसमें सबसे पहले बारी आती है प्रोसिक्यूशन की, यानी कि प्रोसिक्यूशन वो होता है जिसने कंप्लेंट कर रखी है। अब कंप्लेनेंट कौन है, आपकी वाइफ है और उसके फैमिली वाले हैं। तो यहाँ पर
उनके गवाहों को, उनके साक्ष्यों को पहले लिया जाएगा, उनके गवाहों का स्टेटमेंट होगा, उनके साक्ष्यों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। अब ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। जो एविडेंस की स्टेज होती है वो सबसे लंबी होती है। इसमें क्या होगा, इसमें पुलिस के स्टेटमेंट होंगे, आईओ के स्टेटमेंट होंगे, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट होगा, उसके फैमिली मेंबर्स का स्टेटमेंट होगा, जैसे माता पिता, भाई बहन, जितने लोगों को उन्होंने गवाह बनाया हुआ होगा, ठीक है, उन सब का स्टेटमेंट होगा। अब ये प्रोसेस में 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। मतलब एविडेंस की स्टेज जो होती है सबसे लंबी होगी। इस प्रोसेस में जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा तो उसमें 6 महीने से 1 साल लगभग लग जाएंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्लोज हो गया, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ओवर हो गए। उसके बाद बारी आती है एक्यूज्ड के स्टेटमेंट की, आरोपी के स्टेटमेंट की, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उसके एविडेंस की बारी आती है। तब यहाँ पर आरोपी के एविडेंस की बारी होगी, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे और दुनिया भर की चीज़ें होंगी। इस प्रोसेस में भी लगभग वही प्रोसेस होता है जो आपका प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में होता है। तो इस प्रोसेस में भी मोटा मोटा 2 से 3 महीने आपके निकल गए। उसके बाद यहाँ तक आप मान लीजिए सारे प्रोसेस में जितना, जैसे पुलिस ने एफआईआर करी, इन्वेस्टिगेशन हुई, चालान पेश हुआ, चार्जेस फ्रेम हुए और प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हुआ और जो है डिफेंस का एविडेंस हुआ, तो टोटल अब तक आपके 1.5 साल लगभग आप जोड़ोगे तो निकल के चले गए हैं। उसके बाद अब आपकी स्टेज आती है, ये दोनों का एविडेंस क्लोज होने के बाद स्टेज आती है 313 सीआरपीसी के स्टेटमेंट की। इसमें मजिस्ट्रेट साहब 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं एक्यूज्ड के साथ। वो उससे पूछते हैं जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हुए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो अमूमन आरोपी कहेगा कि मैं क्या कहूँ, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं फर्जी हैं, सारे कागजात फर्जी हैं, यही होता है। उसके बाद ये भी 1 से 2 डेट में होता है, तो इसमें भी आप मान के चलिए लगभग 1 से 2 महीने का टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा। तो इसके बाद की स्टेज आती है 313 सीआरपीसी का जब स्टेटमेंट हो जाता है, उसके बाद की जो स्टेज आती है उसमें होता है, क्या होता है, उसके बाद होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट एक लेंदी प्रोसेस एक तरीके से हो गया, क्योंकि वकील साहब को शुरू से लेके अंत तक की पूरी केस डायरी, फाइल सब कुछ पढ़नी है, सब तैयार करना है, दोनों पार्टीज को तैयार करना है। कभी कभी वकील साहब लोग डेट पड़ती है तो एडजमेंट ले लेते हैं, और या कोर्ट के पास भी वर्कलोड होता है तो कोर्ट कहती है बाद में इस पर बात कर लेंगे। तो अमूमन इस प्रोसेस में भी आपके 1 से 2 महीने निकल गए। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट की भी बारी खत्म हो गई, उसके बाद जजमेंट की बारी आती है। जजमेंट में टाइम नहीं लगता, जज साहब जब चाहे तब दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी मान के चलिए 2 डेटें कम से कम वो ले लेते हैं। लेकिन अब आप सोच लीजिए, सारा का सारा प्रोसेस हो चुका है, चालान पेश हुआ 2 महीने में, चार्जेस फ्रेम हो गए 2 महीने में, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हुआ 2 महीने में, डिफेंस का एविडेंस हुआ 3 महीने में, 313 लगा 2 महीने में, और आर्ग्यूमेंट लगा 2 महीने, फाइनल आर्ग्यूमेंट लगा 2 महीने में। इस तरीके से 2 साल मोटे मोटे आपके निकल गए। वो भी 2 साल क्यों निकल गए हैं? क्योंकि जब कोर्ट रेगुलर बैठ रही है, लगातार काम कर रही है, तब 2 साल लग गए हैं। अदरवाइज अगर कोर्ट नहीं बैठ रही है, लगातार काम नहीं हो रहा, तो आप जान लीजिए कितना टाइम आपका लग जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, सबसे बेहतर है कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो, या कोशिश करो कि आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो ही ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में बैठ के बातचीत करके निपटा लो। जब भी 498A का केस होगा, आपकी वाइफ की इच्छा यही होगी कि आप और आपकी फैमिली वाले ज़्यादा से ज़्यादा हैरेस हो, केस जितना लंबा चल सके उतना चले, क्योंकि इस दौरान वो 125 डाल देंगी, मेंटेनेंस डीवी का मुकदमा डाल देंगी, रेजिडेंशियल राइट क्लेम करने लगेंगी और न जाने कितने मुकदमे इस दौरान वो आपके ऊपर लिखाकर आपको हैरेस कर देंगी। इसलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, तो मुकदमों से बचने की आप लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।